नमस्कार, मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध और लेकर आई हूं खबरें अनकही। सबसे पहले दिन की 3 बड़ी खबरें। बिहार में 6 अक्टूबर के बाद कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर सभी विभागों के पदाधिकारियों और कर्मियों के ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए हैं। वहीं बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान को बिहार का चुनाव प्रभारी बनाया है। एक्टर शाहरुख खान के नाम पर बिहार में नई चुनावी राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस के भाई जगताप ने आरोप लगाया है कि मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए शाहरुख को नेशनल अवार्ड दिया गया। इस पर बीजेपी ने आलोचना करते हुए कहा कि वो धर्म की राजनीति नहीं करती। शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला है। भारत ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर से रेल मोबाइल लॉन्चर से इसे दागा। इसके लिए ट्रेन को विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। ये ट्रेन देश के हर उस कोने तक जा सकती है जहां रेल लाइन मौजूद है। और खबरें अनकही में आज बात होगी लद्दाख की शांत वादियों की, जहां से हिंसा की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो परेशान करने वाली हैं। लेकिन क्या यह गुस्सा अचानक फूटा है या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश है? आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर सच क्या है। पूरा देश लद्दाख की उन तस्वीरों को देखकर हैरान और परेशान है जहां शांति और सौहार्द की जगह पत्थर, आगजनी और हिंसा ने ले ली है। लद्दाख की शांत वादियां हमेशा अपनी संस्कृति और अमन के लिए जानी जाती रही हैं, लेकिन अब वहां अशांति का माहौल है। सवाल ये है कि क्या ये लद्दाख के लोगों का सालों से दबा हुआ स्वाभाविक गुस्सा है या फिर इस गुस्से की आग को किसी ने जानबूझकर हवा दी है? आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि लद्दाख में हुआ क्या। दरअसल लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर एपेक्स बॉडी लेह यानी ABL का अनशन चल रहा था। 23 सितंबर को अनशन में शामिल 2 लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। अनशनकारियों के बीमार होने से युवा भड़क गए। लेह एपेक्स बॉडी की युवा शाखा ने 24 सितंबर को विरोध प्रदर्शन और बंद का आह्वान किया और यहीं से शांतिपूर्ण आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया। लेह में CRPF और पुलिस की गाड़ियों को जला दिया गया। बीजेपी दफ्तर में आग लगा दी गई। लद्दाख एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के दफ्तर में भी तोड़फोड़ की गई। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों पर पथराव शुरू कर दिया। जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया तो नाराज लोगों ने पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। इस हिंसक विरोध प्रदर्शन में करीब 70 लोग घायल भी हुए हैं। हालात के मद्देनजर लद्दाख और करगिल में BNSS की धारा 163 लागू की गई है। अब यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि लद्दाख में जो हालात बने हैं वो अपने आप नहीं बने, बल्कि इन्हें जानबूझकर इस दिशा में धकेला गया है। कुछ लोगों की संकीर्ण राजनीति और सोनम वांगचुक जैसी शख्सियतों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की भारी कीमत लद्दाख और वहां के युवा चुका रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि केंद्र सरकार और लद्दाख के प्रदर्शनकारी समूहों के बीच बातचीत का दरवाजा कभी बंद नहीं हुआ था। पिछली कई हड़तालों और प्रदर्शनों के बाद भी सरकार ने हमेशा संवाद का रास्ता ही चुना। आपको जानकर हैरानी होगी कि 6 अक्टूबर को उच्च अधिकारियों की समिति की बैठक पहले से तय थी, जिसमें ABL और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी KDA ने जो मुद्दे उठाए थे उन सभी पर चर्चा होनी थी। यही नहीं, केंद्र ने ABL की तरफ से प्रस्तावित नए सदस्यों की कमेटी में शामिल करने पर भी सहमति जता दी थी। जब प्रदर्शनकारियों ने बैठक पहले करने का अनुरोध किया तो केंद्र ने 25-26 सितंबर की तारीखों पर विचार करना शुरू कर दिया था। यहां तक कि इससे पहले 25 जुलाई को भी बातचीत की पेशकश की गई थी, लेकिन तब प्रदर्शनकारियों की ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। ये सारे तथ्य एक ही तरफ इशारा करते हैं कि सरकार संवाद और समाधान चाहती है। तो फिर सबसे बड़ा और जायज सवाल यह है कि जब बातचीत की मेज लगभग सज चुकी थी तो सड़कों पर यह हिंसा क्यों भड़काई गई? यहीं पर इस कहानी के कुछ किरदार और उनकी मंशा पर शक गहराता है। सोनम वांगचुक, जो लद्दाख का एक बड़ा और सम्मानित चेहरा माने जाते हैं, लंबे समय से लद्दाख में अरब स्प्रिंग जैसे एक बड़े आंदोलन का संकेत देते रहे हैं। लेकिन असली चिंता की बात उनके हालिया बयान हैं, जिन्हें हमें अपने पड़ोसी देशों में हुई घटनाओं से जोड़कर देखना होगा। अब याद कीजिए, हाल ही में नेपाल में क्या हुआ। वहां की जेन ज़ी यानी युवा पीढ़ी ने सोशल मीडिया के दम पर एक ऐसा जबरदस्त आंदोलन खड़ा किया जिसने देखते ही देखते पूरी सत्ता को हिलाकर रख दिया और सरकार बदल गई। ठीक इसी तरह का एक मॉडल हमने बांग्लादेश में भी देखा,
जहां छात्र आंदोलन ने सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की। सोनम वांगचुक इन दोनों ही घटनाओं का बार बार और बड़े जोर शोर से जिक्र कर रहे थे। ऐसा लगता है मानो वो नेपाल और बांग्लादेश के इन युवा आंदोलनों को एक ब्लूप्रिंट की तरह देख रहे हैं और उसी तर्ज पर लद्दाख के मासूम युवाओं को उकसाकर एक बड़ा राजनीतिक भूचाल लाना चाहते हैं। क्या ये महज एक संयोग है कि बातचीत की तारीखों के ठीक पहले इस तरह के विदेशी मॉडल्स का जिक्र कर हिंसा को भड़काया गया? सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या सोनम वांगचुक लद्दाख के बड़े मुद्दों की आड़ में अपने कुछ व्यक्तिगत मामलों और अब सामने आ रही अनियमितताओं से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं? इस साजिश की कड़ियां तब और पुख्ता होती हैं जब हम कांग्रेस के कुछ स्थानीय नेताओं के बयानों को सुनते हैं। उनके बयान किसी राजनीतिक दल की टिप्पणी कम और उपद्रव के लिए दिए गए निर्देश ज्यादा लग रहे हैं। पत्थरबाजी के लिए उकसाना, बंद और आगजनी की खुली बातें करना, ये सब किसी लोकतांत्रिक आंदोलन की तैयारी नहीं, बल्कि एक सुनियोजित और हिंसक उपद्रव का स्क्रीन प्ले लगता है। जब बातचीत की प्रक्रिया चल रही हो तब इस तरह के भड़काऊ बयान देना क्या किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा नहीं करता? ये पूरा एपिसोड राजनीतिक और व्यक्तिगत फायदे के लिए रची गई एक साजिश जैसा लगता है, जिसका मोहरा लद्दाख के युवाओं को बनाया गया। अब ये जानना भी जरूरी है कि आखिर लद्दाख के युवाओं की मांगे क्या हैं, जिनके नाम पर ये सब हो रहा है। उनकी मांगे जायज हैं और पुरानी हैं। वो लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहते हैं, इसे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करवाना चाहते हैं ताकि उनकी जमीन, संस्कृति और पहचान की रक्षा हो सके। इसके अलावा वो अपने लिए नौकरियों में आरक्षण और 2 संसदीय सीटों की मांग भी कर रहे हैं। इन मांगों को लेकर पहले भी कई बार शांतिपूर्ण प्रदर्शन और भूख हड़तालें हुई हैं, लेकिन इस बार शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसा में बदल गया। इस पूरी साजिश का सबसे बड़ा और दुखद शिकार लद्दाख का युवा हुआ है। वो अपनी जायज मांगों के लिए लड़ रहे थे, लेकिन उन्हें गुमराह किया गया और एक खतरनाक राजनीतिक खेल में फंसा दिया गया। इसमें गलती युवाओं की भी है, क्योंकि किसी भी मांग को मनवाने का ये तरीका नहीं हो सकता। मांगे जायज हैं, ये हम सब मानते हैं, लेकिन हिंसा को कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। लद्दाख के युवाओं को आज ठहर कर सोचना होगा। आपकी मांगे और आपका दर्द सच्चा है, लेकिन क्या पत्थर और आगजनी का रास्ता आपको सही मंजिल तक पहुंचाएगा, या फिर ये रास्ता आपको एक ऐसी अंधेरी खाई में धकेल रहा है जहां आपकी पहचान, आपकी संस्कृति, आपकी शांति सब कुछ दांव पर लग जाएगा। आपको ये पहचानना होगा कि कौन आपके कंधे पर रखकर अपनी राजनीतिक बंदूक चला रहा है। और सवाल उन चेहरों से भी है जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। लोकतंत्र में संवाद का दरवाजा कभी बंद नहीं होना चाहिए, न सरकार की तरफ से न जनता की तरफ से। केंद्र सरकार अब भी दोहरा रही है कि वो लद्दाख के लोगों और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और उनके साथ खड़ी है और उनसे बातचीत के लिए तैयार है। अब फैसला लद्दाख के लोगों को करना है, खासकर वहां के युवाओं को, कि वो अपने भविष्य की कहानी अमन की स्याही से लिखना चाहते हैं या नफरत की आग से। एक इंसान जो माथे पर त्रिपुंड लगाता है, गले में रुद्राक्ष की माला पहनता है और खुद को स्वामी कहता है, वो मैनेजमेंट की पढ़ाई कराने वाले श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट का डायरेक्टर भी है। बच्चे उसे स्वामी जी कहकर बुलाते हैं, इस उम्मीद में कि वो उन्हें सही रास्ता दिखाएगा। लेकिन पर्दे के पीछे यही स्वामी एक ऐसा हैवान निकलता है जो अपने ही इंस्टीट्यूट की छात्राओं को अपना शिकार बनाता है। यह है स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती, जिसका असली नाम पार्थ सारथी है। मैं इसे स्वामी नहीं कहना चाहूंगी, ये सम्मान इसको नहीं दिया जा सकता, इसलिए इसको पार्थ सारथी ही कहेंगे। पार्थ सारथी का इंस्टीट्यूट दिल्ली के पॉश इलाके वसंत कुंज में है। यहाँ ज्यादातर वो लड़कियां पढ़ती हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और स्कॉलरशिप पर अपना भविष्य बनाने आई हैं। आरोप है कि ये तथाकथित स्वामी इसी मजबूरी का फायदा उठाता था। वो लड़कियों को देर रात अपने कमरे में बुलाता, उन्हें अश्लील मैसेज भेजता और गलत तरीके से छूने की कोशिश करता था। अगर कोई लड़की मना करती तो उसे फेल करने या उसका करियर बर्बाद करने की धमकी देता था। कुछ को तो लंदन घुमाने ले जाने के लालच भी दिए गए। हद तो तब हो गई जब पता चला कि उसने अपनी लड़कियों के हॉस्टल में खुफिया कैमरे भी लगवा रखे थे। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस अश्लील बाबा के काले कारनामों का राज कैसे फाश हुआ। दरअसल जिस शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में ये सब हो रहा था, उसका मुख्य ट्रस्ट श्रृंगेरी शारदा पीठम पहले से ही
चैतन्यानंद के खिलाफ पैसों की हेराफेरी के शक में एक आंतरिक जांच कर रहा था। इसी जांच के दौरान ट्रस्ट के एडमिन पीए मुरली को छात्राओं के साथ हो रहे यौन उत्पीड़न की भनक लगी। उन्होंने फौरन एक्शन लिया और 4 अगस्त को खुद पुलिस के पास जाकर चैतन्यानंद के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। ये एक बड़ा कदम था, क्योंकि शिकायत किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं बल्कि संस्थान के एक जिम्मेदार अधिकारी ने की थी। ऐसे में पुलिस ने भी बिना देर किए केस दर्ज किया और जांच पड़ताल शुरू कर दी। इस दौरान संस्थान की 32 छात्राओं के बयान लिए गए। पार्थसारथी के बढ़ते अत्याचार से पीड़ित छात्राओं के सब्र का बांध भी टूट चुका था। 17 से ज्यादा छात्राओं ने एक साथ हिम्मत जुटाई और अपनी आपबीती बताने का फैसला किया। इन्हीं बहादुर लड़कियों ने मैजिस्ट्रेट के सामने खड़े होकर इस पार्थसारथी के खिलाफ यौन शोषण, अश्लील मैसेज भेजने और धमकी देने जैसे गंभीर आरोपों की पुष्टि की। इन लड़कियों की गवाही इस केस का सबसे मजबूत आधार बनी। पुलिस जांच में भी सामने आया कि इस आदमी ने अपने ऑफिस को एक टॉर्चर चेंबर में बदल दिया था, जहां छात्राओं को प्रताड़ित किया जाता था। इतना ही नहीं, उसने छात्राओं के असली एकेडमिक सर्टिफिकेट्स भी जब्त कर लिए थे, ताकि वो कहीं और ना जा सके और ना ही किसी से शिकायत कर पाए। इस घिनौने खेल में यह आदमी अकेला नहीं था। आरोप है कि इंस्टीट्यूट की 3 महिला वार्डन और डीन भी उसका साथ देती थी। वो लड़कियों पर स्वामी की बात मानने का दबाव बनाती और सबूत मिटाने के लिए उनके फोन से चैट तक डिलीट कर देती थी। जांच के दौरान पुलिस को इंस्टीट्यूट के बेसमेंट से एक वॉल्वो कार बरामद हुई, जिस पर फर्जी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी थी। इस मामले में भी एक अलग केस दर्ज किया गया है। हालांकि एफआईआर होने के बाद से ही पार्थसारथी फरार है और पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी हैं। दिल्ली पुलिस की टीमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में लगातार छापेमारी कर रही हैं। पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है, ताकि वो देश छोड़कर ना भाग सके। उधर मामला सामने आने के बाद श्री शारदा इंस्टीट्यूट ने उसको संस्थान से निकाल दिया है। साथ ही श्रृंगेरी शारदा पीठम ने भी उससे अपने सारे संबंध तोड़ दिए हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब इस आदमी पर ऐसे आरोप लगे हैं। उसकी आपराधिक कुंडली काफी पुरानी है। साल 2009 में उसके खिलाफ डिफेंस कॉलोनी थाने में धोखाधड़ी और छेड़छाड़ का केस दर्ज हुआ था। कहा जाता है कि इसी केस के बाद उसने अखबार में विज्ञापन देकर अपना नाम पार्थसारथी से बदलकर स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती रख लिया था। इसके बाद साल 2016 में वसंत कुंज थाने में एक छात्रा ने उस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन वो जमानत पर बाहर आ गया और इंस्टीट्यूट में काम करता रहा। ये कोई नई कहानी नहीं है। पार्थसारथी का मामला हमें उन ढोंगी बाबाओं की याद दिलाता है, जिन्होंने लोगों की आस्था के साथ जमकर खिलवाड़ किया, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है गुरमीत राम रहीम, जो खुद को मैसेंजर ऑफ गॉड कहता था। आज अपनी ही साध्वियों से रेप और एक पत्रकार की हत्या के जुर्म में जेल में बंद है। उसके डेरे में भी आलीशान गुफाएं थीं, जहां वो अपने घिनौने अपराधों को अंजाम देता था। हालांकि जिस तरह से वो बार बार पेरोल पर बाहर आता है, उससे ये पता चलता है कि राजनीति, जुडिशरी और प्रशासन में उसकी अब भी कितनी गहरी पहुंच है। आसाराम बापू तो याद ही होगा आपको, जो प्रवचनों के जरिए लोगों को ज्ञान बांटता था। वो भी एक नाबालिग लड़की से रेप के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहा है। उसके ऊपर भी गवाहों को धमकाने और उनकी हत्या करवाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। स्वामी नित्यानंद, जो खुद को भगवान का अवतार बताता था, उस पर भी रेप और अपहरण के आरोप लगे। जब कानून का शिकंजा कसा तो देश छोड़कर भाग गया और अब कैलासा नाम का अपना अलग देश बसाने का दावा करता है। ये सभी बाबा एक ही तरीके से काम करते थे। पहले धर्म का एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, फिर अपनी ताकत और प्रभाव का इस्तेमाल कर कमजोर और मजबूर लोगों का शोषण किया। नित्यानंद से लेकर चैतन्यानंद तक इन सभी बाबाओं ने हमें एक ही बात सिखाई है, चोले से चरित्र का पता नहीं चलता। ये बाबा आस्था की सुपरमार्केट में बैठे वो दुकानदार हैं, जो धर्म का प्रोडक्ट बेचकर आपकी आत्मा का सौदा करना चाहते हैं। आखिर में बस एक सवाल, गलती सिर्फ इन बाबाओं की है या हमारी भी? चैतन्यानंद जैसे लोग हमारे अंधविश्वास की फसल है, जिसे हम खुद सींचते हैं। जब तक हम अपनी आंखें बंद रखेंगे, ऐसे ढोंगी बाबा हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। इसलिए अब जरूरत है कि स्वामी को परखें, बाबा पर सवाल उठाएं, क्योंकि असली धर्म डराता नहीं, बचाता है, और असली गुरु शोषण नहीं, संरक्षण करता है। सच्चा संत खुद भटका हुआ नहीं होता, भटके हुओं को राह दिखाता है। गुरु चुनिए, लेकिन सोच समझकर।
उसके वस्त्र देखकर नहीं, उसका चरित्र देखकर। सिर्फ उसकी बातें सुनकर नहीं, उसका बर्ताव देखकर। इन दिनों बच्चों में ऑनलाइन गेम्स को लेकर काफी ज्यादा क्रेज है और ये बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में लखनऊ से ऐसा मामला सामने आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। कहानी बहुत सीधी है लेकिन बेहद खौफनाक। 13 साल का यश फ्री फायर गेम खेलने का इतना शौकीन था कि दिन रात इसी में मशगूल रहता था। उसे पढ़ाई के समय मोबाइल पर गेम खेलने से कई बार रोका गया। ट्यूशन टीचर ने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो गेम की लत छोड़ नहीं पा रहा था। इसी खेल में उसने धीरे धीरे अपने पिता के अकाउंट से 13 लाख रुपए खर्च कर दिए। सोचिए, 13 लाख रुपए, वो भी सिर्फ गेम के अंदर कुछ वर्चुअल चीजें खरीदने के लिए, जिनकी असल जिंदगी में कोई कीमत ही नहीं है। पिता सुरेश कुमार यादव को पैसे खर्च होने का पता तब चला जब वो बैंक पहुंचे। वहां जाकर देखा तो अकाउंट खाली, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये पैसा उन्होंने 2 साल पहले अपनी जमीन बेचकर जमा किया था। जांच पड़ताल की तो पता चला सारा पैसा फ्री फायर गेम में खर्च किया गया है। उन्होंने घर जाकर अपने बेटे यश से इस बारे में पूछा तो उसने कबूल कर लिया कि 13 लाख रुपए एक ऑनलाइन गेम में गंवा दिए हैं। पिता ने जब बेटे को डांटा और उसे समझाने की कोशिश की तो वो गुस्से से अपने कमरे में चला गया। काफी देर बाद जब वो बाहर नहीं निकला तो घर वाले कमरे में पहुंचे और देखा यश ने फांसी लगा ली है। ये सिर्फ एक घर का हादसा नहीं है, ये हर उस घर की हकीकत है जहां बच्चे के हाथ में बिना सोचे समझे फोन पकड़ा दिया जाता है। हमें लगता है बच्चा बस टाइम पास कर रहा है, लेकिन असल में वो फोन के पीछे की खतरनाक दुनिया में कदम रख चुका होता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, लखनऊ की तरह इंदौर में भी 13 साल के बच्चे ने ऑनलाइन गेम में पैसे हारने के बाद अपनी जान दे दी। बच्चा 7th क्लास में पढ़ता था और गेम खेलते हुए उसने अपनी मां के डेबिट कार्ड से करीब 2800 रुपए खर्च कर दिए। डांट पड़ने के डर से वो तनाव में आ गया और खुदकुशी कर ली। इसी साल 22 अगस्त को तेलंगाना से एक और दिल दहला देने वाली खबर आई, जहां ऑनलाइन गेम की लत ने 10वीं क्लास के एक छात्र की जान ले ली। वो दिन में 10 घंटे से ज्यादा गेम खेलता था और गेम के लिए उसने स्कूल तक जाना छोड़ दिया। इससे परेशान माता पिता ने उसे साइकियाट्रिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट को भी दिखाया, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और यहाँ तक कि डॉक्टर को भी धमकाया। आखिर में तंग आकर घर वालों ने उसका फोन छीन लिया, जिसके बाद उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। इससे पहले 27 जुलाई 2025 को लखनऊ में 14 साल के बच्चे ने सिर्फ इसलिए अपनी जान दे दी क्योंकि उसकी मां ने उसे मोबाइल पर बहुत ज्यादा गेम खेलने के लिए डांट दिया था। वो 8वीं क्लास में पढ़ता था और पढ़ाई करने के बजाय रात में अपने मोबाइल पर गेम खेल रहा था। जब उसकी मां ने पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहा और डांटा तो वो अपने कमरे में चला गया और बाद में पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। इतना ही नहीं, जून 2022 में लखनऊ में 16 साल के लड़के ने अपनी मां की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वो मोबाइल गेम खेलने से मना किया करती थी। इसी बात से नाराज लड़के ने अपने पिता की रिवॉल्वर से मां को गोली मार दी। 10वीं में 75% के साथ पास होने वाला एक लड़का 12वीं क्लास में सिर्फ इसलिए फेल हो गया क्योंकि वो इकोनॉमिक्स के पेपर में पबजी कैसे खेलते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं, ये लिखा आया था। सोचिए, ये मामला कर्नाटक का है। लड़के ने बताया कि 10वीं में अच्छे नंबर से पास होने के बाद उसके घर वालों ने फोन दिलाया। फोन आते ही उसे पबजी खेलने की लत लग गई। लत भी ऐसी कि इसके लिए क्लासेस तक बंक कर देता था। लड़के का कहना था कि उसके दिमाग में हमेशा पबजी ही चलता रहता था और इससे ही उसे समझ आया कि ये गेम कितना खतरनाक है। ऐसे कई मामले हैं जो ये साबित करते हैं कि ऑनलाइन गेम्स कोई खेल नहीं बल्कि एक बीमारी है। पंजाब का ही एक और मामला है। यहाँ एक 17 साल के लड़के ने अपने माता पिता के अकाउंट से 16 लाख रुपए पबजी गेम में उड़ा दिए थे। ताज्जुब की बात तो ये थी कि माता पिता को इस बारे में पता ना चले, इसके लिए बैंक की तरफ से आने वाले मैसेज डिलीट ही कर दिए। पंजाब के ही मोहाली जिले में पबजी गेम की लत में 2 बच्चों ने अपने परिजनों को कंगाल बना दिया। वर्चुअल हथियार और बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने के शौक में इन दोनों बच्चों ने अपने परिजनों के खातों से 19 लाख रुपए उड़ा दिए। ये सारे मामले, और मैं आपको बताऊं ऐसे और बहुत सारे हैं, ये सब बताते हैं कि कितनी तेजी से ऑनलाइन गेमिंग की ये लत बच्चों के सपनों और रिश्तों को निगल रही है और उनकी जान को भी। अब सवाल है कि इससे कैसे बचा जाए और बच्चों को कैसे बचाया जाए। देखिए, बच्चा मोबाइल से पूरी तरह दूर रहे शायद ये तो अब मुमकिन नहीं, क्योंकि पढ़ाई भी मोबाइल पर होती है और एंटरटेनमेंट भी। लेकिन माता पिता को चौकसी तो रखनी होगी। अगर आपका बच्चा भी आपका फोन यूज करता है तो सावधानी बरतें और अपने बैंक अकाउंट्स और यूपीआई की लिमिट को सेट करें। लिमिट तय करने के बाद आपका बच्चा उस लिमिट से ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर पाएगा। फोन चाहे एंड्रॉयड हो या फिर आईफोन, दोनों में ही पेरेंटल कंट्रोल फीचर्स मिलते हैं। इस फीचर को ऑन करने से बच्चा केवल
सीमित चीज़ों को ही एक्सेस कर पाएगा। बच्चे ने अगर आपके फ़ोन में गेम डाउनलोड की हुई है तो बच्चे को फ़ोन देने से पहले गेम में इन ऐप परचेजेस को ब्लॉक कर दें। गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से खरीदारी के लिए पासवर्ड कंफर्मेशन ऑन करें। बच्चे को फ़ोन देने से पहले मोबाइल में जो आपकी बैंकिंग ऐप्स हैं और यूपीआई है उसके लिए मजबूत पासवर्ड सेट करें। आप चाहें तो बायोमेट्रिक लॉक भी लगा सकते हैं। क्योंकि आज की कहानी सिर्फ यश और इन बच्चों की नहीं है जो मैंने आपको बताई, ये हर उस घर की है जहां बच्चा स्क्रीन के उजाले से धीरे धीरे अंधेरे में उतर रहा है। सवाल गेम्स का नहीं, बच्चों के खोते बचपन और टूटती उम्मीदों का है, और जवाब भी हमारे ही घरों में है। एक बार बस इतना कीजिए, फोन की नोटिफिकेशन से पहले बच्चे की धड़कन सुनिए, मार्क्स से पहले उसके मन का हाल पूछिए, लिमिट बैंक अकाउंट के साथ साथ स्क्रीन टाइम पर भी लगाइए। याद रखिए, बच्चे फोन पर बिताया गया वक्त भूल जाएंगे, लेकिन आपके साथ बिताया हुआ वक्त हमेशा याद रखेंगे। इसलिए बच्चों को गेम्स की वर्चुअल लड़ाई से निकालकर जिंदगी की असली जंग जीतना सिखाइए, जहां हार जीत पैसों या पॉइंट से नहीं बल्कि अच्छे इंसान बनने से तय होती है। अगर हम वक्त रहते बच्चों का हाथ पकड़कर उन्हें सही रास्ता नहीं दिखाएंगे तो कहीं बहुत देर ना हो जाए, क्योंकि मोबाइल कंपनियां और गेमिंग इंडस्ट्री अपना मुनाफा तो कमाती रहेंगी, लेकिन कीमत हमें चुकानी पड़ेगी, कभी पैसों के रूप में, कभी रिश्तों के रूप में, और कभी कभी अपने बच्चे की जिंदगी के रूप में। भारतीय वायुसेना के इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय समाप्त हो रहा है। आसमान का वो बादशाह जिसने 62 साल तक भारत की सुरक्षा की, 26 सितंबर को अपनी आखिरी उड़ान भरेगा। हम बात कर रहे हैं MiG-21 की, एक ऐसा लड़ाकू विमान जो सिर्फ लोहे और इंजन का ढांचा नहीं बल्कि वायुसेना की हिम्मत, शौर्य और जांबाजी का जीता जागता प्रतीक है। सोवियत संघ में जन्मा ये विमान 1960 के दशक में भारत आया और आते ही वायुसेना का सबसे भरोसेमंद योद्धा बन गया। ये भारत का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान था जिसकी गति ध्वनि से भी तेज थी, और इसने इंडियन एयरफोर्स को एक नई ताकत दी। अमूमन जब भी कोई एयरक्राफ्ट रिटायर होता है तो चुपचाप गुमनामी के अंधेरे में खो जाता है, लेकिन भारतीय वायुसेना ने सबसे ज्यादा विवादों में रहने वाले MiG-21 फाइटर जेट की रिटायरमेंट सेरेमनी भी बेहद ग्रैंड करने की तैयारी की है, क्योंकि MiG-21 के नाम सबसे लंबे समय तक देश की हवाई सीमाओं की सुरक्षा और दुनिया के सबसे आधुनिक माने जाने वाले फाइटर जेट F-16 को मार गिराने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। 26 सितंबर 2025 को चंडीगढ़ में रिटायरमेंट सेरेमनी के दौरान MiG-21 लड़ाकू विमान आखिरी बार किसी ऑपरेशन ड्रिल में शामिल होंगे। इस दौरान चंडीगढ़ एयरबेस पर खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह और 6 पूर्व एयर चीफ सहित MiG-21 के मौजूदा और पूर्व पायलट्स भी मौजूद रहेंगे। माना जाता है कि इस वक्त वायुसेना के जितने भी फाइटर पायलट्स हैं उनमें से 90% कभी ना कभी MiG-21 उड़ा चुके हैं। ऐसे में वायुसेना के लिए ये एक गौरवपूर्ण और भावुक पल है। इसके साथ ही ये भारत की महिला फाइटर पायलट्स की बढ़ती ताकत को भी दिखाएगा। स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा MiG-21 उड़ाने वाली आखिरी महिला पायलट होंगी। MiG-21 की बहादुरी के किस्से भारतीय सैन्य इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखे गए हैं। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में इस विमान ने जो पराक्रम दिखाया उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। चाहे लोंगेवाला की लड़ाई हो या ढाका में पाकिस्तानी ठिकानों पर बमबारी, MiG-21 ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। इसकी तेज रफ्तार और घातक मिसाइलों ने पाकिस्तानी वायुसेना के अमेरिकी F-104 स्टार फाइटर विमानों को धूल चटा दी। इसने न सिर्फ हवाई लड़ाई में जीत हासिल की बल्कि जमीन पर लड़ रही भारतीय सेना को भी बड़ी मदद पहुंचाई। MiG-21 की क्षमता और इंडियन पायलट्स के कौशल का सबसे बड़ा उदाहरण 1999 के करगिल युद्ध और 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान देखने को मिला। करगिल की ऊंची और बर्फीली पहाड़ियों पर जब दुश्मन ने कब्जा कर लिया तब MiG-21 ने अपनी ताकत दिखाई। इसने बेहद खतरनाक माहौल में उड़ान भरकर दुश्मन के बंकरों को तबाह कर दिया। लेकिन इसकी बहादुरी की सबसे ताज़ा और अमर गाथा विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने लिखी, जब उन्होंने अपने पुराने MiG-21 बाइसन विमान से पाकिस्तान के आधुनिक F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। ये घटना इस बात का सबूत थी कि मशीन से ज़्यादा महत्वपूर्ण उसे चलाने वाले पायलट का जज्बा और कौशल होता है। MiG-21 के क्रैश की घटनाओं को देखते हुए फ्लाइंग कॉफिन तक कहा गया, लेकिन एयरफोर्स के पायलट्स के लिए यह हमेशा एक चुनौतीपूर्ण और सम्मानित विमान रहा। इसे उड़ाना हर किसी के बस की बात नहीं थी और जिसने इसे साध लिया वो एक बेहतरीन पायलट कहलाया। अब जब ये विमान रिटायर हो रहा है तो ये सिर्फ एक मशीन की विदाई नहीं है, बल्कि उन हजारों पायलट्स, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को सलाम है
जिन्होंने इस विमान के साथ देश की सेवा की। MiG-21 की विरासत हमेशा भारतीय वायुसेना के दिल में जिंदा रहेगी। यह हमेशा हमें याद दिलाएगा कि कैसे एक पुराने योद्धा ने अपनी आखिरी सांस तक देश की रक्षा की। चाहे गणेशोत्सव हो या नवरात्रि, अंबानी परिवार हर त्योहार को बहुत पारंपरिक ढंग और संस्कारों के साथ मनाता है। इस साल भी अंबानी परिवार ने नवरात्रि का त्योहार बड़ी ही भक्ति, परंपरा और एकजुटता के साथ मनाया। आरती की पवित्र धुनों से लेकर गरबा की जोशीली ताल तक हर तरफ भक्ति का माहौल था। आप देख सकते हैं कि कैसे हर चीज को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। ये सारी सजावट गुजरात से आए कुशल कारीगरों ने अपने हाथों से तैयार की। हर एक चीज देवी मां को समर्पित और गुजरात के कुशल कारीगरों की कला को दर्शा रही है। और इस पूरे आयोजन का सबसे बड़ा आकर्षण रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी, जिन्होंने अपनी खास प्रस्तुति के जरिए देवी मां को श्रद्धांजलि दी, जो पूरी तरह से आस्था और उत्सव के रंग में डूबी हुई थी, जिसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। तो आज खबरें अनकही में मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बताऊं कि आज एक भारतीय राजनीतिज्ञ, एकात्म मानववाद विचारधारा के प्रस्तावक और राजनीतिक दल भारतीय जनसंघ के नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश की पवित्र ब्रजभूमि मथुरा में नगला चंद्रभान नामक गांव में हुआ था। आगरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सेवा के दौरान उनका परिचय श्री नानाजी देशमुख और श्री भाऊ जुगड़े से हुआ। पंडित दीनदयाल जी ने लखनऊ में राष्ट्र धर्म प्रकाशन नामक संस्थान की स्थापना की और यहां से राष्ट्र धर्म नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। 1968 में उन्हें जनसंघ के अध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित किया गया। अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन और जनसंघ के देशभक्ति का संदेश लेकर दीनदयाल जी ने दक्षिण भारत का भ्रमण किया। उनका मानना था कि स्वदेशी और लघु उद्योग भारत की आर्थिक योजना की आधारशिला होनी चाहिए, जिसमें सद्भाव, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय नीति और अनुशासन का समावेश हो। अंत्योदय का विचार भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने ही दिया था। उन्होंने इस विचार को समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान और उसके कल्याण पर केंद्रित किया, जिसका उद्देश्य सबसे गरीब और वंचित लोगों तक विकास पहुंचाना था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को हमारी श्रद्धांजलि।